मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं टेक्सफ्लिक। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं टेक्सफ्लिक.com के सीएफओ गौरव शर्मा, और ये हमारे साथ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि अभी ये समझाएंगे कि एक्चुअल में ये जो निर्मला जी हैं इन्होंने हमें एक्चुअल में बताया क्या है। ठीक, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। हम स्टार्ट करते हैं किसानों से, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना काफी गरमाया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ कह रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। तो आप मुझे बताइए कि क्या किया है निर्मला जी ने। पहले किसान क्रेडिट कार्ड होते थे जिनकी लिमिट 3 लाख थी, 3 लाख रुपए तक हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। ओके। और साथ ही 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर मतलब खेती से बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है, उनको आइडेंटिफाई करके ना उसमें थोड़ा उनको तो उस जगह को थोड़ा प्रमोट किया जाएगा, मतलब आई मीन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जिन पे वेदर का एडवर्स इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, जिनके रेट्स उसकी वजह से अप एंड डाउन होते हैं, तो उसमें भी सब्सिडी दी जाएगी, जो किसानों के साथ साथ जो आम जनता उनके लिए भी फायदेमंद है। ठीक है। और तूर दाल वगैरह जो होती हैं जी जी, इन पर भी सब्सिडी दी जाएगी। बिल्कुल। और बिहार के मखाना किसानों को स्पेशली एक बोर्ड बना के स्थापित करके दिया जा रहा है, जिससे कि मखाना प्रोडक्शन में भी डेवलपमेंट हो। तो किसानों के लिए किया तो गया है, अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे सब्सिडी मिल रही है तो एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब तक गन्ने वगैरह पे मिला करती थी, बट वेजिटेबल्स पे सब्सिडी मिलना बहुत ही बड़ी बात होगी, आम जनता के लिए भी और किसानों के लिए भी। ये ना मखाने को लेके काफी विवाद हो रहा है कि मखाने में क्या रखा है, और भी जो विपक्ष के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं क्या मखाना, ठीक है डाइट है तो क्या क्या है मखाना। तो मतलब आप ना थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिए कि एक्चुअल में उन्होंने किया है कि नहीं, और ये जो मखाना बोर्ड है क्या जरूरत पड़ी इसको करने के लिए। देखो, जिन्हें मखाने की कॉस्ट पता होगी ना, 700 से 1000 रुपए प्रति किलो है, तो जिन्हें इसकी कॉस्ट पता होगी उनको पता होगा कि मखाना बोर्ड बनाना कितना जरूरी था, किसानों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। तो जो लोग कह रहे हैं मखाने में क्या रखा है, या तो उन्हें उसका रेट नहीं पता कि कोई और ही खरीद के दे जाता है। तो मखाना बोर्ड बनाना जरूरी था। ये एक अलग तरीके का एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, जैसे फिशिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है, ऐसी मखाना एक्चुअल में एग्रीकल्चर में नहीं आता क्योंकि पानी में इसका प्रोडक्शन होता है, बट ये भी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है। तो इसके ऊपर काम करना भी ना, ये इसको कहते हैं एक माइक्रो लेवल पे जाके एक चीज को देखना कि मखाने तक पहुंच गए लोग हंगामा करना है, क्योंकि वो नहीं सोच सकते थे मखाने तक के बारे में। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट ने सोचा तो एक बहुत बड़ी बात है। जैसे सेक्टर कह लो, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, और इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम बढ़ाया है, जिससे मखाने की खेती भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ओके। अभी आपने ना ये एम्प्लॉयमेंट वर्ड बोला, ठीक है, तो उससे थोड़ा हम सा नीचे जाते हैं। ये जो स्मॉल बिजनेस हैं इनके बारे में इन्होंने क्या किया है? स्मॉल बिजनेस को इस बजट में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मिली है। एक तो जो स्मॉल बिजनेस में से उनको जो लोन की जो लिमिट थी वो 5 करोड़ तक कर दी गई है। और अगर एमएसएमई की बात करते हैं, सबसे पहले तो एमएसएमई की जो लिमिट हुआ करती थी, टर्नओवर की लिमिट, वो 250 करोड़ से बढ़ा के 500 करोड़ कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी 100 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली जो कंपनियां होंगी वो एमएसएमई की कैटेगरी में आएगी, यानी एमएसएमई होने का बेनिफिट उठा सकती हैं वो। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, इनको जो पहले लोन मिला करता था वो 5 करोड़ की लिमिट तक मिला करता था, उसको भी बढ़ा के अब 10 करोड़ की लिमिट कर पिला दिया है। स्टार्टअप्स होंगे, इनको भी ना लोन देने की जो लिमिट है वो भी 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ कर दी गई है। और साथ ही जो चैरिटेबल ट्रस्ट होंगे उनके लिए भी ये कहा गया है कि उन्हें अगले 5 से 10 साल तक टैक्स एग्जम्पशन की लिस्ट में लाया जाएगा। और इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया हुआ है, एमएसएमई को ना कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड दे रही है जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए होगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे भी किसान क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे ना, ऐसे एमएसएमई का क्रेडिट कार्ड निकाल रहे हैं। और कुछ इसी तरीके से एक ऑटोमेटेड लोन ये स्टार्टअप बिजनेस वालों को भी देने का इस बजट में इन्होंने पेशकश की है। टेक्सटाइल का क्या सीन है इसमें? हाँ, टेक्सटाइल एक बहुत सही टाइम पे इन्होंने टेक्सटाइल के बिजनेस में, यानी गारमेंट्स के बिजनेस में कंसेशन दिया है इस बजट में। तो अभी तक क्या था ना, टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा बिजनेस बांग्लादेश के पास था। ज्यादातर कपड़े इंडिया में भी जो आपको मिलते थे ना, वो बांग्लादेश से ही मैन्युफैक्चर हुए मिलते थे। अब बांग्लादेश की ना स्थिति होगी थोड़ी गड़बड़, तो इस चीज को भापते हुए गवर्नमेंट ने इंडिया में, यानी बांग्लादेश के टेक्सटाइल बिजनेस को वापस इंडिया में लाने के लिए इंडिया के टेक्सटाइल बिजनेस को थोड़ा कंसेशन दिया है। अब तक टेक्सटाइल का बिजनेस इंडिया में क्यों नहीं हो पाता था, बांग्लादेश में क्यों होता था, वो यही रीजन था कि छूट नहीं मिल पाती, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था। अब उम्मीद है कि इस कंसेशन के बाद ही इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा और इंडिया में टेक्सटाइल बिजनेस को एक बहुत जबरदस्त हेल्प मिल सकता है। यानी जो कपड़े वगैरह हैं भारत में बनेंगे और बहुत सस्ते रहेंगे, और जब भारत में बनेंगे तो फिर
एक्सपोर्ट भी होंगे। हैं जो सैलरीड पर्सन है हाँ। उनके बारे में बताइए। देखो सैलरीड पर्सन की तो इस बजट ने बल्ले बल्ले कर दी, जी क्योंकि 12 लाख रुपए तक की एग्जाम्शन देना एक बहुत बड़ी बात है। जी आज से 10 साल पहले ये एग्जाम्शन सिर्फ 2.5 लाख की हुआ करती थी, ठीक है ना। 2014 में शायद 5 लाख की हुई थी और अब ये 12 लाख की हो गई है। और इतनी तो होनी भी चाहिए थी। मैंने शायद अपनी पिछले किसी वीडियो में भी कहा था कि 10-12 लाख रुपए की छूट चाहिए जी जी क्योंकि महीने में एक 12 लाख रुपए का मतलब हो गया कि अगले व्यक्ति के हाथ में 80,000 रुपए महीने के आ रहे हैं, और इतने में वो अपना घर का खर्च चला ले तो बहुत बड़ी बात है। सरकार को टैक्स देना तो भूल ही जाओ। और करीब करीब 90% सैलरीड एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम 12 लाख से कम है। तो गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक मान लो, ठीक है। और साथ ही इन्होंने इनकम टैक्स की अगर हम और भी बातें करें तो उन्होंने सीनियर सिटीजन को जो अपने एफडीज वगैरह पे इंटरेस्ट मिलता था ना बैंक से, उसकी भी लिमिट 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सीनियर सिटीजन को भी अपने फेवर में कर लिया है। दूसरा इन्होंने क्या किया है, जो रेंट की इनकम हुआ करती थी ना, उसको पहले 2.5 लाख से ऊपर यानी टीडीएस कटता था, उसको बढ़ा के अब 6 लाख कर दिया है। यानी अगर 50,000 रुपये महीने का किसी भी किराया आ रहा है तो उससे कोई टैक्स कटवाने की, टीडीएस कटवाने की जरूरत नहीं है। करते हैं तो बाकी इनकम टैक्स का जो एक्चुअल बजट है वो तो नेक्स्ट वीक आएगा तो पता चलेगा। जी टूरिज्म हो गया, इसके जो डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचा है इन्होंने? हाँ, तो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए ना इन्होंने टॉप 50 साइट्स को ये अपना टारगेट करेंगे, जिसमें ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करेंगे और मतलब उसको डेवलप करेंगे। और उसी के लिए ना ये अपने एयरपोर्ट्स को भी डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने ये टारगेट किया है कि इंडिया में 120 सिटीज को डोमेस्टिक एयर कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर इन्होंने अपने अगले 5 साल के उसमें 120 सिटीज को एयरपोर्ट से कनेक्ट करने का सोचा है तो ये वाकई में एक तरीके से रिवॉल्यूशन होगा। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थिकल डिसीज है जैसे कि कैंसर वगैरह हो गए, उस पर फोकस किया है इन्होंने। यानी 36 तरीके की जो कैंसर की जो मेडिसिन हैं उनको इन्होंने कस्टम ड्यूटी से, बेसिक कस्टम ड्यूटी से मतलब उसको छूट दी जाएगी। साथ ही 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन। अब लाइफ सेविंग मेडिसिन ना एक्चुअली जिन लोगों को पता है ना, जो इम्पोर्ट होकर आती हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन, तो बहुत बहुत महंगी होती है। एक एक इंजेक्शन क्या 1 लाख तक का बैठ जाता है। तो अगर उन्होंने उसमें भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी है तो ये भी एक हेल्थ सेक्टर के लिए ना बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि ये 200 कैंसर इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे इंडिया में। ना सिर्फ इंडिया से बल्कि विदेशों से भी लोग इंडिया में आएंगे अपना इलाज कराने के लिए। देखो फूड सेक्टर के लिए ना उन्होंने कहा है कि हम फूड हब बनाएंगे। फूड हब क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? थोड़ी सी देखो फूड हब क्या हो जाता है ना कि ये किसी भी सिटीज में ना एक जगह को स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री लगेगी फूड से रिलेटेड ही लगेगी और उस पर हम टैक्स का ये एग्जम्पशन भी दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ रेट पर एग्जम्पशन दे सकते हैं। इस तरीके का ये एक हब बना लेते हैं। स्टूडेंट्स के बारे में क्या है, जो हमारी यूथ है इसके बारे में मुझे बताइए। देखो एजुकेशन में इन्होंने ना इस बजट में काफी अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो जो आईआईटीज है उनकी सीट्स डबल कर दी गई है। साथ ही जो मेडिकल सीट्स हैं 75,000 इंक्रीज कर दी गई है। यानी डॉक्टर और आईआईटी से टेक्नोलॉजी जो डीप टेक है, अभी आपने देखा ना डीप सीक आया था चाइना में, तो डीप टेक है उसमें भी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब आईआईटी की सीट अब डबल कर देते हो तो जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे काम होगा। उसके अलावा जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल्स हैं उसमें इन्होंने ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी भी लगा रहे हैं। अटल ट्रेनिंग लैब भी खोल रहे हैं, 50,000 खोल रहे हैं। 50,000 लैब खोलना बड़ी बात होती है। 50,000। मोदी जी ने पहले भी एक बार अपनी मन की बात में कह चुके हैं कि इंडिया को टॉयज का बहुत बड़ा हब बनाना चाहते हैं, और एक्चुअल में वो हब इस वक्त चाइना है। तो कहीं ना कहीं इस बजट में इन्होंने अपना जो डायरेक्ट कंपटीशन रखा है ना वो चाइना के साथ रखा है। डायरेक्ट चाइना, बिल्कुल डायरेक्ट कंपटीशन चाइना के साथ रखा है टॉय सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, आई मीन मेक इन इंडिया के टॉयज होंगे, पूरे वर्ल्ड में ले जाएंगे, तो बस वही इनका इसमें टारगेट है। शिपिंग का क्या सीन है इसमें? शिपिंग को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ना आपने पहले भी देखा होगा कि पिछले काफी टाइम से ना गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है। तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है शिपिंग एक शिप को बनाने में, उसको ना इन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट कर दिया है, और वो भी अगले 10 साल तक के लिए कर दिया है। यानी अगले 10 साल तक जो भी शिप बनाने के लिए रॉ मटेरियल आता है वह आपको इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फिशिंग का भी मुझे कुछ पता चला, क्या बताया इन्होंने? देखो फिशिंग पे क्या होता था ना, फिशिंग जैसे इंपोर्ट होके आती थी तो वो आती थी फ्रोजन फिशिंग्स होती थी,
या एक और इनकी हाइड्रोसिल कैटेगरी होती थी, वो होती थी। तो उस पर पहले ना ड्यूटी लगती थी 30% और 15%, उसको घटा के इन्होंने 5% कर दिया। यानी कि अगर आपको दाल भात महंगी लग रही है, मछली खा लो, सस्ती मिलेंगी आपको। वाह जी वाह। मैं खाने की एडवाइस नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि सस्ती मिलेंगी आपको। हाँ, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं हम। क्या बताया इन्होंने? देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में ना इन्होंने फोकस किया हुआ है एक्चुअली बैटरी से रिलेटेड जो चीज़ें उन पे। तो इन्होंने लिथियम वगैरह ना इनके ऊपर भी जो BCD यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस कर दिया है, जिससे कि इंडिया में बैटरी का प्रोडक्शन आसानी से हो सके। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? जो आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर, यानी उनकी कॉस्ट कम होगी। साथ ही जो मोबाइल जिससे आप अब ये वीडियो देख रहे हैं उसकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी। और साथ ही साथ इन्होंने LCD LED जो टीवी हैं इनमें लिथियम लगता है, इनकी भी कॉस्ट कम होगी। अब कितनी होगी, कितने % से होगी, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन कम होगी। कि जो भी NRI इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको ये सेफ हार्बर देंगे। सेफ हार्बर मतलब अगर वो बाहर से माल आता है तो उसको यहाँ पर एंट्री करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी ना। वो जो डाकियां हैं एकदम वो मोहनजोदाड़ो की खुदाई की तरह लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस का क्या होगा इनका? पोस्ट ऑफिस को लेके भी जो इसमें बात आई है वो ये है कि पोस्ट ऑफिस को ना एज ए लॉजिस्टिक पार्टनर भी यूज करेंगे। लॉजिस्टिक पार्टनर मतलब जैसे आपने बहुत सारी कुरियर सर्विसेज देखी होंगी, इसी की बेसिस पर पोस्ट ऑफिस को यूज किया जाएगा। और जो इंडियन पोस्ट बैंक है को भी थोड़ा डेवलप करने की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अपना अकाउंट खुलाएं, इस तरीके की कुछ स्कीम निकालेंगे ताकि जो 5 लाख पोस्ट ऑफिस इंडिया में है वो रेवेन्यू में अपनी भागीदारी देते रहे। समझ में नहीं आया इन्होंने क्या बोला। ये मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या सीन है? अच्छा, पांडुलिपियां, 1 करोड़ पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा। यानी कि जो आपका जो इतिहास होगा एक तरीके से, आपके धार्मिक ग्रंथ वगैरह होंगे, इनको संरक्षित किया जाएगा। जैसा हमने पहले देखा था ना कि काफी सारी हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी जला दी गई थी कुछ आक्रांताओं के द्वारा। जी जी। तो जो वहाँ पे जल गई थी उन्हीं को एक तरीके से कहीं से भी कलेक्ट करके ना उनको इस तरीके से सेव करेंगे कि फ्यूचर में वो डिस्ट्रॉय ना हो सके और उनसे नॉलेज रिटेन किया सके। ये इंश्योरेंस का इन्होंने ये बताया है कि जो इंश्योरेंस में भी ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% था, इसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। और इंश्योरेंस में इन्होंने एक बात और बताई है, जो अपने अभी डिलीवरी राइडर्स वगैरह देखते हो ना, तो जो डिलीवरी बॉयज हैं इनका भी इंश्योरेंस कराया जाएगा। और जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दी से जल्दी 10 मिनट 15 मिनट में डिलीवरी करने के चक्कर में ना थोड़ा चलाते तो हैं गड़बड़ तरीके से, तो इंश्योरेंस तो इनका जरूर होना चाहिए था। महिला सशक्तिकरण कुछ बताया इन्होंने? जी, 5 लाख SC ST महिलाओं को लोन मिलेगा बिजनेसमैन बनने के लिए, बिजनेस वूमेन बनने के लिए एक्चुअली। तो जो थोड़े गरीब तबके की महिलाएं हैं, बेसिकली इनका टारगेट ये था, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ये थोड़ा पुश करेंगे, यानी उनको कुछ पैसा देंगे, फंडिंग देंगे, ताकि वो काम धंधे में अपने घर से करके दे सकें। घर पे अपना किसी तरीके का रोजगार डेवलप करना चाह रही हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत पूंजी इन्हें चाहिए, तो वो इन्हें एज ए लोन मिल जाएगी कम रेट पे, पैसा मिलेगा मतलब। जी ठीक है सर। और ये वर्कर्स का क्या बताया है? जी, जो डेली वर्कर्स है ना, जिनके पास परमानेंट जॉब नहीं है, वो जो दिहाड़ी टाइप के समझ लो, मतलब जिनके पास फिक्स्ड इनकम नहीं आ रही है, उनको रोजगार देने के लिए कि भाई आप पहले ई-श्रमिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा दो, वहां से आपके लायक कोई रोजगार मिलेगा आपके शहर में, तो आपको तुरंत या तो कंपनी वाले को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई ये लोग रजिस्टर्ड है, या आपको बता दिया जाएगा कि इस कंपनी में वैकेंसी है। यदि आपको मेडिकल की कभी जरूरत पड़ती है किसी मेडिकल फैसिलिटी की, तो उसके लिए आपको मेडिकली मिलेगा। यूपीआई लिंक्ड का कुछ बताया है, वो क्या है? जी, एक्चुअली जो यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड होंगे ना, उसमें 30,000 रुपए तक का लोन इनको आसानी से मिल जाएगा, जो इन्होंने कहा है। 82 प्रोडक्ट्स के ऊपर से सेस हटा दिया है। अब उस प्रोडक्ट की लिस्ट जैसी ही आ जाती है आपको बताया जाएगा, और 7 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनसे बेसिक कस्टम जो उनका टैरिफ था उसको कम कर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही इन्होंने जो पावर सेक्टर में भी करीब, जैसे न्यूक्लियर पावर में उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का और 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है, ठीक। और साथ ही जो विंड पावर को भी ये सब्सिडी देंगे, यानी जो विंड मिल लगाते हो उसके ऊपर भी सब्सिडी देने की बात की है। तो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पावर आज भी इंडिया में एक चैलेंज है रूरल एरिया में। कुछ स्टेट्स में है जहां पर घंटों घंटों के लिए लाइट जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो एम्प्लॉय शूज और लेदर वाली इंडस्ट्री, यानी कि आप समझ लो कानपुर और आगरा की तो काया पलट होने वाली है, काफी बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की है। और साथ ही ये भी कहा है कि यहाँ पर इनसे 22 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की 22 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की उम्मीद है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बिहार का मुद्दा इतना गर्म क्यों हो रहा है इस बजट के हाँ, चलते? एक्चुअली इस बजट में ना बिहार को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। 2-4 चीजें हैं जो जिसमें इन्होंने बिहार को इम्पोर्टेंस दी है। जैसे कि सबसे पहले तो बिहार मखाना बोर्ड मैंने आपको बताया था। दूसरा वहाँ पर एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ओके। बिहार का जो आईआईटी है, यानी पटना का जो आईआईटी है, उस पर भी पैसा लगा रहे हैं, उसमें थोड़ा हॉस्टल वगैरह इंप्रूव कर रहे हैं और उसको भी मतलब फाइनेंशियली एड देंगे उसको। तो एक वो होगा। एक कोसी नदी है बिहार में। हाँ, वो ना थोड़ी टफ है वो नदी, मतलब उसमें जब बाढ़ आती है ना तो बहुत एरिया बर्बाद होता है। तो उसकी बिना एक इन्होंने वेस्टर्न कोसी कैनाल बनाने के लिए इन्होंने फंड रखा हुआ है। ये कैनाल बन जाएगी तो वो जो फ्लड आएगी उसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी उससे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। और जो मिथिलांचल एरिया है बिहार का, उसमें इरिगेशन के लिए इन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया में इरिगेशन को डेवलप करने के लिए इन्होंने अलग से पैकेज रखा गया है। लोग ऐसे बाहर बोल रहे हैं कि ये बिहार काफी हो रहा है, मखाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसानों को कोई देख ही नहीं रहा है, जो धरने पे बैठे वो धरने पे बैठे हैं। नहीं, देखो किसानों के लिए मैंने आपको बता दिया ना कि ये वेजिटेबल फ्रूट्स पे सब्सिडी दे रहे हैं। पहले मिलती थी, गन्ने पे मिलती थी, सब्जियों पे भी मिलेगी, दाल पे मिलेगी, कपास की खेती पे मिलेगी। कपास इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ऑल्सो एंड टू द टेक्सटाइल बिजनेस ऑल्सो। ठीक है ना, क्योंकि किसान कपास उगाएगा और टेक्सटाइल में जाके उससे कपड़े बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए किसानों को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। लास्ट क्वेश्चन मैं और ये पूछूंगी, तो आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने बजट बनाया है, इस बजट को अगर मेरा एक सिंगल लाइन में लोगे तो एक ग्रोथ ओरिएंटेड और बैलेंस्ड बजट है। इसमें कोई डाउट नहीं है जी। ठीक है ना, इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट हर सेक्टर को टच करने की कोशिश की है। और जो कुछ अनकहे सेक्टर्स थे जिनके बारे में सिर्फ बात होती थी, काम नहीं होता था, उस पर भी इन्होंने जोर दिया है। जैसे फिशिंग का हो गया, जैसे मखाने का हो गया, शूज लेदर हो गया। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश के डूबने के बाद टेक्सटाइल की थी। कोई और एशिया में कोई और भी हाथ मार सकता था, लेकिन इंडिया ने अपना पहले हाथ मार लिया। और जरूरी भी था क्योंकि हमारे पास मैन फोर्स की कमी नहीं है। थोड़ा सा कंसेशन चाहिए था कि उनकी रेट को मैच कर सकें, कपड़ों को उसी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरह यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकें जिससे बांग्लादेश में हो रही थी। तो इन्होंने ऑलमोस्ट हर सेक्टर को, इन्होंने डिलीवरी पर्सन के इंश्योरेंस तक की बात की है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप कहां से कहां तक टच कर रहे हो, मतलब डिलीवरी पर्सन के सोचता भी। हाँ, मतलब आप उस पॉइंट तक अगर आप सोच रहे हो तो बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाकर आपने इसको स्टडी कर ये बजट बनाया है। तो लोग कह रहे हैं ना, मखाना एक बहुत बड़ा रोजगार है अगर आप उसे डेवलप कर सको तो जी। और बहुत ही हाई रेट पे सेल होता है, 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो तक का मखाना है मार्केट में। तो अगर उसको डेवलप कर रहे हैं, अब ड्राई फ्रूट्स के लिए आपको अफगानिस्तान से मंगाना पड़ता है। एक ड्राई फ्रूट आपके यहाँ कहीं भी डेवलप हो सकता है पूरे इंडिया में, और आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते हो, तो ये भी गलत है ना। अगर किसी गवर्नमेंट ने अपने गाँव लेडी है तो उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली, जैसे लेडी एक चीज को बारीकी से देखती है ना, वहीं जाकर उन्होंने वो हिट किया है। तो मुझे तो ये अच्छा लगा कि इन्होंने एक डिलीवरी पर्सन की भी बात की, इंश्योरेंस की भी बात की, और एक नया सेक्टर मखाना प्रोडक्शन उसको भी डेवलप करने की कोशिश की इन्होंने की है। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही सूक्ष्मता से देखा गया एक बजट है। ओके, तो सर आप मानते हैं कि औरत घर के साथ साथ देश भी चला सकती है? ये मानना के तो प्रूव्ड है ऑलरेडी, ये तो कोई सवाल ही नहीं होता। मतलब मजा आ गया बात सुन के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगे की जो भी डिटेल है गौरव सर हमारे साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय और देखते रहिए टेक्स्ट।